Hello everyone, welcome back to our channel, Psychos Talking. So we have with us Naveen Kumar and as usual Raza sir, and I am your host Ujwal. So let's continue. We'll starting with the topic Carl Jung's psychoanalysis theory. What did Carl Jung said about psychoanalysis and how it was different from Freud's psychoanalysis. We'll see in this topic, and let's start the discussion, Naveen and Raza sir. Uh, let's start from the beginning of the journey of Carl Jung's, because we should know that how Carl Jung started, and actually he was the part of this journey, and as the psychoanalysis evolved, right, he was a part from the beginning, and but he parted his path, parted his way, and from the Freud's theory, and he made his own psychoanalysis. So let's understand that. चलिए स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन, और कैसे ये हुई थी शुरुआत, और कार्ल यूंग की क्या बैक स्टोरी है, इसके बारे में आप लोग क्या बता सकते हैं? So Carl Jung basically, like, he was born in Switzerland in 26 July 1875. So Okay, like ये so accurate with basically the dates. so accurate Yeah. with the date. So basically ये अपने इसके I think if I know that इसकी family में ये 8 भाई बहन थे and he was the eldest one. Okay. So इसने जहाँ तक अपनी पढ़ाई की है तो इसने यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल से इसने मेडिसिन की स्टडी की थी एंड वहीं से इसको इंटरेस्ट आया साइकेट्रिस्ट में जाने का एंड लाइक ये काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था लाइक देर देर कुछ लोगों से क्योंकि जिस साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल में काम करता था वहाँ पे इसके कुछ आइडल्स थे जो उनको फॉलो करता था और उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था सो ये 1900 में इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एज ए असिस्टेंट एंड इन 1903 इसने शादी कर ली थी उसके बाद Okay. 1905 में इसने बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड के साथ इसने लाइक कॉरेस्पॉन्ड किया था सिगमंड फ्रॉइड के साथ और इसने फिर उसके साथ मिलके साइकोएनालिसिस की खोज की थी ओके, सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था फ्रॉइड के साथ साइकोएनालिसिस की डिस्कवरी में, है ना? और बट लेकिन ऐसा क्या हुआ इन बिटवीन? मैंने सुना है कि जब ये अपने टूर पे गए थे अमेरिका में, इनका कोई टूर था इन ऑन द साइकोएनालिसिस लेक्चर, और वहां पे उन्होंने जो है साइकोएनालिसिस जो फ्रॉइड की ओडिपस कॉम्प्लेक्स थी उसमें बहुत ज्यादा उसने क्रिटिसाइज किया था, और उसकी वजह से उसके बाद वो लोग उन लोग के जो रास्ते हो गए वो अलग अलग हो गए। फिर फ्रॉइड और कार्ल युंग ने अपना जो है न्यू साइकोएनालिसिस थ्योरी डेवलप कर लिया। सो व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट? आप लोग अगर बता सके। आप लोगों ने सही बोला कि फ्रॉइड ने यूंग को बोला था कि हिज क्राउन प्रिंस, वन ऑफ द लेटर्स ही सेड कि ही इज माय क्राउन प्रिंस एंड ही विल टेक ओवर वेयर, एंड उसने ये भी बोला कि मुझे नहीं पता था कि मैं भी रिप्लेसेबल हूँ। मतलब इट शोज कि यूंग फ्रॉइड वाज सो थिंकिंग सो हाई अबाउट हिमसेल्फ, लेकिन यूंग को मिलने के बाद ही हैड लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम हिम। तो उसने गोली बनाई थी, एक साइको एनालिटिक एसोसिएशन बनाई थी 1910 में, जिसका वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बना। यूंग को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया उसने। और साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, साइको एनालिटिक एसोसिएशन, हाँ सॉरी, इंटरनेशनल साइको एनालिटिक एसोसिएशन। हाँ, उसको 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 प्रेसिडेंट भी बनाया। लेकिन जब दोनों में झगड़ा हुआ तो 1913 में उसने 1913 में उसने प्रेसिडेंसी छोड़ी और 1914 में उसने मेंबरशिप भी छोड़ दी उस एसोसिएशन की। ओके, कार्ल युंग ने। हाँ, कार्ल युंग, मतलब बेसिकली दे वांटेड टू बी आउट क्लीन, ये दोनों एकदम अलग अलग क्लीनली आउट हो गए। सो बेसिकली 1910 में लाइक 1910 में उसने प्रेसिडेंट बना था वो इंटरनेशनल साइकोएनालिटिक एसोसिएशन का और उसने 1914 में उसको छोड़ दिया था। ओके, 13 में उसने पहले छोड़ा कि अगर मैं वो न्यू पैसे, मतलब दे स्टार्टेड करस्पॉन्डेंस उन्होंने बंद की और 1914 में उसने उसकी मेंबरशिप छोड़ दी। ओके, सो वेरी ड्रास्टिक स्टेप। बट उसके बाद कार्ल युंग जो था, उसने अपना साइको एनालिटिक थ्योरी डेवलप किया, है ना? और अनकॉन्शियस के ऊपर उसने भी बहुत ज्यादा वर्क किया, और उसने जो है तीन टाइप के, एक्चुअली दो टाइप का ईगो तो उसने मेंशन किया ही, बट साथ में उसने पर्सनल अनकॉन्शियसनेस और
कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, के बारे में बात ये की है। इसके बारे में उसने जो है अपने थ्योरीज में डेवलप किया और इसके बारे में उसने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया। सो ये क्या कॉन्सेप्ट्स थे? पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनल अनकॉन्शियसनेस से। व्हाट वाज पर्सनल अनकॉन्शियसनेस और कैसे ये डिफरेंट था कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से, और फ्रॉइड की थ्योरी से कैसे डिफरेंट था? बोलिए। एक्चुअली जो इनकी प्रॉब्लम जो बार बार निकल के बाहर आती है, जो बाकी आई थिंक फ्रॉइड के सारे जितने भी अनुयायी थे सबको प्रॉब्लम थी उससे, वो थी फ्रॉइड का जो फैसिनेशन था ना, पैन सेक्सुअलिज्म, उससे ज़्यादा दिक्कत थी, सबको दिक्कत थी, और कार्यों को भी उसी से प्रॉब्लम हुई। तो उसके चक्कर में बाकी सारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंस दी जा सकती थी वो उसमें उसकी शेडो में आ जाती थी। अच्छा। तो युंग ने बड़े ही अच्छे से, अगर पर्सनालिटी थ्योरी को हम देखें, बहुत से जितने भी हमारे सभी ने पर्सनालिटी थ्योरी दी है, युंग की पर्सनालिटी थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ही टॉक्स एट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लेवल। कि सबसे ऊपर बात करता है पहले ईगो की, फिर बात करता है पर्सनल अनकॉन्शियस की, उसके कॉम्प्लेक्सेस की, फिर बात करता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, और उसके ये आर्किटेक्चर की। ये बेसिकली वो बोलता है कि ये जो है ये डिफरेंट लेयर्स है ना? डिफरेंट हाँ, डिफरेंट मतलब ये बहुत लेयर्स ही, है। और हाँ, हाँ, एंड उसके इवन उसने आर्कीटाइप में भी उसने 3 आर्कीटाइप बताए कि वो आर्कीटाइप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो अपने आप में ही एक पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी बन गए हैं। तो काफ़ी मतलब और वैसे उसने पर्सनली भी काफ़ी स्टडी किया था। उसने बहुत ट्रैवल किया, रिलीजन से स्टडी किए, तो उसने काफ़ी स्टडी किया इस चीज़ के ऊपर। अब उसमें इंडिया भी आया था, वो ही वाज इन इंडिया आल्सो फॉर सम टाइम। और ये इट हैज़ बीन क्लेम्ड बाय मेनी पीपल कि ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी जो हाँ, इंडियन फिलॉसफी, हिंदू हिंदू हाँ। फिलॉसफी जो हमारी है, वो उसी से कहीं राइट। ना कहीं अफेक्टेड है। वही काफी ज्यादा ह्यूमनिस्टिक आइडिया, ह्यूमनिस्टिक पार्ट ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। यस। इसमें इसमें मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो हम लोग जाते हैं आर्कीटाइप्स के ऊपर। एक बार हम पहले हम इसको समझते हैं कि ये पर्सनल अनकॉन्शियसनेस क्या था। तो मैं जब इस पे रीड कर रहा था तो मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन मिली, मैंने उसको कोट कर लिया था। एंड आई कोट व्हाट कार्ल यूंग सेड कि एवरीथिंग ऑफ विच आई नो but of which I am not at moment thinking, everything of which I was once conscious but have now forgotten, everything perceived by my sense but not noted by my conscious mind, everything which uh, involuntarily and without paying attention to it, I feel, I think, I remember, I want, and I do. All the future things which are taking shape in me and will sometimes come to consciousness, all this is the content of unconscious. So काफी काफी इंटरेस्टिंग लाइन लगी थी मेरे को। ये क्या थी इस ये पर्सनल अनकॉन्शियसनेस क्या था, इसको इसको थोड़ा आप लोग इलेबोरेट कर सके तो। बेसिकली लाइक पर्सनल अनकॉन्शियस जो कार्ल युंग ने जो टर्म यूज की थी, तो इसका बेसिकली मतलब ये था कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, सो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में लाइक किसी भी इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस माइंड में उसके वो सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस बेसिकली उसके अंदर जो जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके अंदर मेमोरीज आ जाती है, उसके अंदर उसके थॉट्स, फीलिंग, एक्सपीरियंस और वट एवर जो भी रिप्रेस हो चुका है या वो भूल चुका है, वो सारे उसके अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, जो कि कॉन्शियसली उनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो बेसिकली बोल रहा है कि जो पर्सनल अनकॉन्शियस होती है ना, वो किसी भी एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के बेस पे उसकी पर्सनैलिटी को शेप करती है, और सबके अपने अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो दैट्स व्हाई लाइक पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी। इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, जो कि हमारे थॉट्स, बिहेवियर एंड फीलिंग्स को लाइक बोथ वे में, लाइक ऑन द कॉन्शियस लेवल पे भी और अनकॉन्शियस लेवल पे भी इफेक्ट करते हैं। जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैं भूलना चाहता हूँ, या जो भी मैं याद रखता हूँ, जो कुछ भी मैं सेंसेस से गेन करता हूँ, वो सब मेरे अनकॉन्शियस में चला जाता है, और वो उसमें पोटेंशियल होता है कि वो मेरे कॉन्शियस में आ सके। राइट, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दैट वाज पर्सनल अनकॉन्शियसनेस। रजा सर, आप भी थोड़ा इसके बारे में एलेबोरेट कर सके, पर्सनल अनकॉन्शियसनेस के बारे में। इसमें क्या ना कि कार्ल यंग क्या करता है, पर्सनालिटी को ना उसमें बड़े ही ब्यूटीफुली
तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने, प्रिंसिपल वंस जिसमें हम ये बात कर रहे हैं पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस इन सब की। फिर उसने बात की एटीट्यूड्स की जिसमें इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन आ जाता है। राइट। और फिर उसने बात की फंक्शंस की जिसमें थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग को बोलता है कि ये तीनों चीजें हैं, ये प्रिंसिपल वन जो है और ये जो सिस्टम एटीट्यूड हैं और जो फंक्शंस हैं, ये आपस में, और सबसे लास्ट में आता है सेल्फ। ये सब मिलके आपस में बनाते हैं आदमी की पर्सनैलिटी। Okay. तो उसमें से जो सबसे पहला पार्ट ईगो का है, आई थिंक ईगो, इसका ईगो और जो फ्रॉइड का ईगो। फ्रॉइड का ईगो था वो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें सेम ही है, ज्यादा उस पर बात नहीं की है। हाँ, ये पर्सनल अनकॉन्शियस जो है जिसकी हम बात कर रहे थे, और तुमने मतलब बहुत ही बढ़िया से उसके वर्ड टू वर्ड में वर्बेटम बता दिया। आई थिंक मतलब उससे बेटर एक्सप्लेनेशन उसका अनकॉन्शियस का, इसको हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये शायद जो है वी कैन कंपेयर इट पर्सनल अनकॉन्शियस जो उसका वो था, प्री कॉन्शियस था ना, एज पर फ्रॉइड। सबकॉन्शियस आई हाँ थिंक। हाँ, वो जो था प्री ये कॉन्शियस, फ्रॉइड का प्री कॉन्शियस। ओके प्री सो कॉन्शियस, उससे हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। ओके सो ये हाँ, बेसिकली फ्रॉइड का अनकॉन्शियस नहीं है, जो फ्रॉइड बोलता है कि अनकॉन्शियस जो है इट इज समथिंग नहीं, वो आएगा कलेक्टिव, वो आएगा जो फ्राइड, वो आएगा आई थिंक कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आएगा वो, कहीं ना कलेक्टिव। कहीं मतलब। हाँ लेकिन हाँ, उसका प्रॉब्लम कलेक्टिव वो है कि अनकॉन्शियस थोड़ा ब्रॉड है। हाँ वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, और फ्राइड का जो अनकॉन्शियस है क्योंकि वो इंडिविजुअल से लिमिटेड है, और जो यूंग का जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो पूरी ब्रह्मांड और उसकी बात करता है। तो इट इज मच मोर ब्रॉडर देन व्हाट वाज अनकॉन्शियस ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। लेकिन जो प्री पर्सनल अनकॉन्शियस है ये तो पक्का प्री कॉन्शियस से ही, बिकॉज वो बोल रहा है, जैसे तुमने बोला ना कि जो मैं अभी भूल गया हूँ लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल है, मतलब वॉट एवर इंफॉर्मेशन गोज थ्रू कॉन्शियसनेस एंड रिप्लेस हो जाती है या फॉरगेटन हो जाती है, वो आती है प्री कॉन्शियस में। अनकॉन्शियस में तो वो होता है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, इसलिए प्री मतलब कॉन्शियस बेसिकली के ही। हाँ एवरीथिंग ऑफ विच आई नो बट ऑफ विच आई एम नॉट एट द मोमेंट थिंकिंग। हाँ, नेट एट द मोमेंट, हाँ अब लेकिन हो सकता अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं रिकवर कर लूंगा उसको। हाँ राइट। ओके, आई वॉज वन कॉन्शियस बट आई हैव फॉरगॉटन, है ना। तो ये एक्चुअली मैंने ये जो लाइन थी ये आई थिंक इसकी कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये फ्रॉइड की ही बुक है। आई एम नॉट श्योर बुक का नाम क्या है, बट उसमें इसने बहुत अच्छे से बोली थी तो मेरे को ये काफी इंटरेस्टिंग लगी। सो ओके, तो ये जो है ये फ्रॉइड, सॉरी कार्ल यूंग, राइट। तो कार्ल यूंग का बेसिकली हमने पर्सनल अनकॉन्शियसनेस देखा। चलिए हम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पे आते हैं, तो ये कैसे डिफरेंट है आई पर्सनल और थिंक एक सेकंड उससे उज्जवल, पहले ना हमें वो देखना चाहिए लाइक पर्सनल अनकॉन्शियस एंड इट्स कॉम्प्लेक्सेस, वो ओके या कॉम्प्लेक्सेस भी उसके साथ है। आई हाँ थिंक हाँ देयर आर सम मेथड, लाइक उसका ब्लैक फ्रॉड ने क्या, सॉरी कार्ल युंग ने क्या किया था कि उसने ना पर्सनल अनकॉन्शियस को एक्सेस करने की भी कोशिश की थी। लाइक तो उसके लिए कुछ मेथड बताए थे उसने, फॉर एग्जांपल कि थ्रू ड्रीम्स वी कैन एक्सेस द पर्सनल कॉन्शियसनेस, और लाइक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग के, लाइक इस मेथड से भी हम लाइक अपनी जो पर्सनल अनकॉन्शियसनेस है उसको लाइक एक्सेस कर सकते हैं। एंड लाइक उसके बाद इसने बहुत सारी चीज़ों पे भी के बारे में बात की थी, जैसे ये बहुत ज़्यादा ना क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता था, फॉर एग्जांपल कि सच राइटिंग या फिर पेंटिंग या फिर म्यूजिक। सो इन सारे मेथड्स की वजह से इनकी सारे मेथड्स और इनकी हेल्प की वजह से हम किसी भी एक इंडिविजुअल की पर्सनल अनकॉन्शियस को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब पर्सनल अनकॉन्शियस जो है इट इज समथिंग विच इज वेरी मच एक्सेसिबल, है ना। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज से हम उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, राजा सर ने कॉम्प्लेक्सेस की बात की। कॉम्प्लेक्सेस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस फील्ड में, राइट। तो क्या है कॉम्प्लेक्सेस, राजा सर आप ही थोड़ा इसको इलेबोरेट करिए, क्यों कॉम्प्लेक्सेस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ, ये यूंग बोलता है कि कॉम्प्लेक्स क्या है ये, जैसे हम बात करें पर्सनल अनकॉन्शियस की, उसमें ये जैसे बड़ा ही, अगर हम उसको देखें तो बड़ा ही वेग सा लगता है कि इसमें क्या होता होगा। तो अब वो ही इज ट्राइंग टू टेल कि उस पर्सनल अनकॉन्शियस के अंदर होता क्या है। तो वो बात करता है कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स क्या है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है या फीलिंग्स का एक, फीलिंग्स, थॉट्स, परसेप्शन, इनका एक मेमोरी।
हाँ, मेमोरीज इनका एक कॉम्बिनेशन है जो पर्सनल अनकॉन्शियस के अंदर स्टोर रहता है, और उसका एक न्यूक्लियस भी है। और वो क्या करता है, जब कोई नई थॉट आती है तो वो कॉम्प्लेक्स, अगर वो थॉट जो नहीं आई, अगर वो उस कॉम्प्लेक्स से मैच करती है तो खींच लेता है उसको। ओके इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। तो वो क्या करता है, बेसिकली प्रीवियस नोन इन्फॉर्मेशन में जो नई इन्फॉर्मेशन आई है, तो इसका मतलब अगर हम यूंग के हिसाब से देखें, वो क्या बोल रहा है कि जब जब नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हमारे अंदर है, फिर वो देखते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स में ये चीज फिट होती है, वो उसके पास जाके उसमें और ऐड हो जाती है। दैट इज अच्छा, समथिंग स्पीकिंग अबाउट। इट्स समथिंग लाइक स्कीमा, यस। कह सकते हैं क्या? हाँ, इसके है नहीं, स्कीमा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है वो ना? बात कर रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब स्कीमा में क्या हो रहा ओके, है कि हमारा कि जो हमारा एक वो डाटाबेस जो बना हुआ है, उसमें ऐड ऑन होता जा रहा है। हाँ, वो जो माइंड है वो डिसाइड करता है कहाँ जाएगा। बट यहाँ वो बोल रहा है कॉम्प्लेक्स अपने आप खींचता है उसको, और उसमें न्यूक्लियस भी है। ही टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस आल्सो। इसका कोई एग्जांपल होगा सर आपके पास, लाइक उसने बोला है, हाँ, थोड़ा? ये सेड अबाउट, उसने बार बार एग्जांपल दिया है मदर कॉम्प्लेक्स का, फिर आगे उसने वो भी दिया है, मदर आर्कीटाइप का भी दिया है। तो हाँ, इसका इसका हाँ, मेरे को बहुत अच्छा सा एग्जांपल मिलता है कि जैसे आ, एक पर्सन है जिसको कुत्ते का फियर है, वो चाइल्डहुड में रहा होगा किसी रीजन की वजह से, बट इन फ्यूचर जो है वो डॉग के इंटरेक्शन में जब आता है तो उसका जो वो जो पर्सनल अनकॉन्शियस में जो जो कुछ भी स्टोर्ड है उसके कॉम्प्लेक्सेस में, वो अब कॉन्शियसनेस में आता है और वो अजीब तरीके से बिहेव करता है इन फ्रंट ऑफ द डॉग। तो वो भी आई थिंक जब भी वो एनकाउंटर करेगा डॉग के साथ, तो वो भी जो है एक अ, उसका उसका पर्सनल अनकॉन्शियस, एक उसके जो कॉम्प्लेक्सेस है वो बाहर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड वो कुछ अजीब तरीके से बिहेव करेगा। तो ये भी हाँ, मतलब ये वही, मैंने, हाँ। थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस सारे हम्म, उसमें। तो वो मे बी डॉग वाले हाँ डिजाइन में हो गए हो। लेकिन इसने हाँ मदर मदर कॉम्प्लेक्स की बड़े ही अच्छे से बात की कि मदर कॉम्प्लेक्स okay, जैसे क्या है ना, कि ये सेज कि अ, अब मदर का जो पूरा एक सॉफ्टवेयर टाइप है, प्रोग्राम है कि भाई मदर ऐसी होती है, ऐसे प्यार करती है, ये करना चाहिए, वो करके पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि हमारे सिस्टम के अंदर वो मदर का एक सॉफ्टवेयर लोडेड है। अब क्या होगा कि हम क्या करेंगे उसको, जब हम व्हेन वी आर बॉर्न, और जब ओवर पीरियड ऑफ टाइम ना, एक अभी हम बोलते भी हैं कि हम्म एज ए बच्चे को पता होता है कि माँ के पास जाएंगे तो उसको प्यार ही मिलेगा। तो हम्म ये क्या है, ये उस मदर कॉम्प्लेक्स का डिजाइन है जो उस बच्चे के प्रोग्राम में था, और वो और स्ट्रेंथन हुआ उसके पैदा होने के बाद। सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ पे एरिक एरिक्सन की बात करें, वो जो बात करता है ना, इनिशियल स्टेजेस में जो बच्चे वैसे निकलते हैं, सेकंड स्टेज में जब हम्म उनको मदर का प्यार नहीं मिलता है, हम्म तो वो ट्रस्ट वर्सेस फॉलो वैसे, मिसट्रस्ट। मिस्ट्रेस। हाँ, या ट्रस्ट वाले मतलब ट्रस्ट। हाँ तो देखा जाए तो यहाँ पे वो उस ये कॉम्प्लेक्स का वायलेशन जब होता है तो वी फाइंड पीपल हु आर नॉट सो कंड्यूसिव इन सोसाइटी, मे बी, मतलब जस्ट ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। सो ठीक है, हमने इनफ बात कर लिया ये कॉम्प्लेक्सेस पे, आई गेस ये क्लियर है। बट चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस के ऊपर। सो व्हाट इज कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस? क्या आप लोग को इसके बारे में क्या आइडिया है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल अनकॉन्शियसनेस? कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में बेसिकली उसने ये बोला है कि लाइक बहुत, फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि फियर ऑफ डार्कनेस हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, लाइक ये हमें, लाइक ये चीज़ हम सब में इनबिल्ड है। लाइक ये जनरेशन वाइज कह लो, या फिर ये चीज़ जो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू थी, जो हमें मिली हुई है। सो ये शायद वो चली आ रही है, तो बेसिकली वही जो फियर्स हो जाते हैं उन्हीं को शायद इसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोला है, पर एक ग्रुप्स में होते हैं बेसिकली। ओके, नॉट जस्ट फियर्स आई गेस। इसमें जो है बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है ना? फियर्स तो है, फियर्स ऑब्वियसली है इसका पार्ट, बट कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में आई थिंक इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, हम कैसे बिहेव करते हैं। ये बेसिकली हमारा जो वे ऑफ लिविंग लाइफ है ना, हम कैसे लाइफ को जीते हैं, उसमें हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई गेस रजा सर, इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ इलेबोरेट करिए। अगर हम इसको आज के मॉडर्न टाइम में करें तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सनल अनकॉन्शियस है वो हमारा, अगर मैं मोबाइल फ़ोन से करूँ कि जितना डेटा हमारे मोबाइल फ़ोन में है वो हमारा पर्सनल अनकॉन्शियसनेस है, और जो जो हमने अपलोड कर दिया इंटरनेट के ऊपर वो बन गया कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस।
ओके, क्योंकि सो जो अपलोडेड पार्ट है जो now पूरे डाटाबेस में है, पूरे वर्ल्ड वाइड डाटाबेस में, now it is accessible to everyone. एवरीवन। ओके, Anyone can learn from it. Anyone can, जैसे अब हमने ये वीडियो बना दिया, अब हम लोग ऐसे डिस्कशन करते रहते थे, वो हमारा पर्सनल अनकॉन्शियसनेस था। लेकिन जैसे ही हमने ये वीडियो अपलोड कर दिया, नाउ अब जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो और सबको, ऐसे हम यूट्यूब पे इतने वीडियो देखते हैं कि तो अब वो एक डेटाबेस बन गया। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सबके पास एक्सेसिबल है। हाँ, लेकिन उसको उस बंदे को उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, उसको ऐसे फ्री फंड में नहीं मिल जाएगी, तो उसको एक्सेस करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी और उसको रीड रिसर्च करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, हाँ हाँ समझना पड़ेगा। हाँ तो हाँ। उसके बाद वो उसके नॉलेज का पार्ट बन जाएगा और फिर वो उसके पर्सनल अनकॉन्शियसनेस में मे बी जाके कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है वो। तो तो नाउ मतलब ये मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं, अगर हम ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये बेसिकली एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जो मतलब पूरे इवोल्यूशन, थ्रू आउट द इवोल्यूशन जो कुछ चलता आया है, वो हमारे जीन में, हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस जिसको हम कहते हैं, जिसको कार्ल युंग ने नाम दिया था, उसके फॉर्म में वो सेव है ना, और वो एक डाटाबेस। हाँ, कार्ल युंग वर्ड यूज करता है कि इट इज रेजिड्यू ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। यस, राइट। कि जब ह्यूमन इवॉल्व हुआ तो जो उसका रेजिड्यू बच गया, जो बहुत ही रिलेवेंट था, और वो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं रह गया। अगर हम उसमें देखें इन टर्म्स ऑफ जो हमारा मिड ब्रेन है, इट इज बेसिकली कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द प्री डिसाइडेड थिंग्स। तो समवेयर कार्ल युंग को मे बी उस टाइम पे बायोलॉजिकली नहीं पता होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस बायोलॉजिकली मिड ब्रेन से कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है कि जिसमें ऑलरेडी जो हमारे 95% जो चीजें हम करते रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का ही पार्ट है। So जैसे कि basically, सांप से डर लगना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, नवीन। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं ना कि जो एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, बेसिकली ना ये काइंड ऑफ एक लेयर है अनकॉन्शियस माइंड में, जो कि हम सब ह्यूमंस में है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ आर्केटाइप्स बोलो, या फिर कोई लाइक ऐसा यूनिवर्सल पैटर्न हो गया ना जो हर एक ह्यूमन की साइकी में है। वो ये बोलता है कि जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है, ये सबसे नीचे का लेयर है, बाकी सब उसके ऊपर डेवलप करते हैं। ओके, सो अच्छा, मैं कुछ सोच रहा था, बट आई फॉरगेट इट, बट कोई बात नहीं। जैसे हमने सांप का एग्जांपल लिया, या और भी डिफरेंट चीजों का एग्जांपल हम ले सकते हैं, शेर से डर लगना, बट हमने कभी इंटरेक्ट नहीं किया है टाइगर से, लायन से, बट ये फियर रहता है। अच्छा, आपने मिड ब्रेन की बात की, तो जिनको आइडिया नहीं है मिड ब्रेन के बारे में, इट्स द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एंड मिड ब्रेन में वी हैव थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, सो ऑल दोस थिंग्स। सो वो मिड ब्रेन का पार्ट है, एंड वहां पे हम लोग ज्यादातर अपने इस अ, जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में, जो हमारे कॉन्शियसनेस है, जो हमारे साइकी में होता है, वो ज्यादातर वहां पे स्टोर होता है। ओके, सो हाँ राजा सर, आप कुछ बोल रहे थे इसके बारे में। हाँ नहीं, लेकिन इसमें जैसे ना ये जो वो है अपना फ्रॉइड जो बोलता है कि अ, अ, जो हमारे अंदर बेसिकली अगेन उसने 2-3 बार रेशियल मेमोरी का यूज किया है, क्योंकि उसने बोला है कि जो हर ग्रुप का अपना अपना डेवलपमेंट होता है, तो वो डेवलपमेंट जाके उसके अंदर स्टोर हो जाता है, तो वो उस ग्रुप में बहुत ही आसानी से ट्रांसफर होगा, और अच्छा, उसका भी जो रेजिड्यू है वो बनेगा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का पार्ट भी बनेगा। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में भी ही इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लेयर्स। एक इंडिविजुअल रेस का है, और एक उसका जो रेजिड्यू है जो सबके लिए एक्सेसिबल है। फिर वो बोलता है कि वो अवेलेबल है, लेकिन उसको रिवाइव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। है रखा हुआ है ओके, आपके पास, अवेलेबल है, मतलब क्रिएटिव अनकॉन्शियस में अवेलेबल है, लेकिन आपको उसको रिवाइव करना है, तो उसके लिए आपको ऐसे रिवाइव नहीं होगा, उसके लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा। ओके, समथिंग जिसपे और यहाँ जिसपे पे वर्क उसकी करना पड़ेगा उसको रिवाइव करने के हाँ, लिए। यहाँ पे ओके, भी उसकी बात करता है कि दे आर लाइक प्री डिस्पोजिशंस, मतलब वो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स हैं। जैसे सांप देख के हम भागेंगे, ये एक प्री डिस्पोजिशन है कि हाउ वी विल रिएक्ट, हाउ विल वी, और ये जो प्री डिस्पोजिशन है वो वर्ड के ऊपर प्रोजेक्ट भी होंगे सो कि बेसिकली हम ये हमारे एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो जो हम लोग शायद प्रिमिटिव टाइम में सांप से डरना इज शुड हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबको पता होना चाहिए था, है ना, वो अभी तक हमारे अंदर वो चलता आ रहा है। हाँ, तो वो हमारे
मतलब हम सोचते हैं कि चीजें, एक आदमी मरता है उसके साथ खत्म हो जाती हैं। तो विद दिस हाँ, वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट ही इज सेइंग एंड व्हाट आवर हिंदू मैथोलॉजी आल्सो सेज कि कुछ जाता नहीं है, सब यहीं रहता है। तो ये वी कैन से कि अगर इट इज अ कंटिन्यूअस चेन, मतलब ये बड़ी फिलोसफिकल बात है, लेकिन उसको साइकोलॉजी में लाने के लिए कार्ल जंग को क्रेडिट मिलना चाहिए। और एक्चुअली उसकी पूरी पर्सनालिटी थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। आई थिंक इससे पहले आई थिंक किसी ने इसके बारे में बात नहीं की थी। और इसको इंट्रोड्यूस किया और उसने उसको बोला कि ये सबसे पावरफुल चीज है हमारी साइक के लिए और हमारे किसी भी डेवलपमेंट के लिए। और बोलता है कि सारी चीजें इसके ऊपर ही डेवलप होती है, क्योंकि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का एक पार्ट लेके हर आदमी पैदा होता है। और वो मतलब अगर हम उसको विजुलाइज करें तो इट इज मतलब इफ आई सी इट, आई सी इन टर्म्स ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स, इंटरनेट, कि आप अपने कंप्यूटर में काम करते हो, फिर आप ऑनलाइन जाते हो, तो आप कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस हो। आज मैं गूगल पे जाके कुछ भी डालता हूँ, मुझे मुझे कुछ भी दिख जाता है। मे बी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का जो विजुलाइजेशन यूंग का था वो भी ऐसी कुछ था कि आप अच्छा। कुछ भी ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो उसका सारा डेटाबेस, जितना भी एवोल्यूशन का ऑलरेडी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑलरेडी डेटाबेस हमारे, हाँ। अवेलेबल है। वो मे बी हाँ। इसीलिए इसलिए बोल रहा है कि उसको आपको एक्सेस करना पड़ेगा। हम्म, इसे कि वो अवेलेबल है, लेकिन वो ऐसे ही फ्री फंड में आपके पास, आपको जाके गूगल पे ढूंढना पड़ेगा, उसको सर्च मारना पड़ेगा। ओके। ओके, नवीन, तूने जो है आर्कीटाइप्स के बारे में कुछ बातें बताई थी, तो क्या है आर्कीटाइप्स? इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर। हाउ विल यू एक्सप्लेन आर्कीटाइप इन इन द पार्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस? इसमें उसका कैसे रोल होता है और क्या है बेसिकली आर्कीटाइप्स? सो बेसिकली आर्कीटाइप्स यूनिवर्सल सिंबल्स और पैटर्न होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन साइकी में होते हैं। सो लाइक आर्कीटाइप्स बेसिकली लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक आप जो भी हमारे ड्रीम्स होती है, फैंटेसीज होती है या फिर रिलेशनशिप होते हैं, उनको लेके। सो इसने लाइक कुछ आर्कीटाइप्स के बारे में बात की थी, जैसे पर्सोना आर्कीटाइप हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड शैडो, एंड Animus, and there was one more, I don't know the name. ओके, एनिमस एंड एनिमा, एनिमा, राइट? Anima, या yes. So basically persona archetype में इसने ये बात की थी कि ओके, जो ओके। भी सो अच्छा नवीन, हम लोग जाते हैं उसके टाइप्स में, हम्म, बट आर्कीटाइप्स की जो तूने बात की, ये बेसिकली तूने बोला कि ये जो है ये हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का पार्ट है, जहाँ पे हम्म, हम चीजें इवॉल्व करते हैं। तो जो भी चीजें हम अपने एल्डर्स से लेते हैं, तो बेसिकली हम कह सकते हैं क्या कि आर्कीटाइप्स जो है ये एक टाइप का, यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारी मदर्स इंक्लूड हो सकती है, ठीक है? या हमारे जो हीरोज होते हैं वो भी आर्कीटाइप्स के पार्ट होते हैं, है ना? या हम कह सकते हैं कोई वाइज ओल्ड मैन को भी हम कह सकते हैं, वो भी एक आर्कीटाइप का पार्ट है। सो कैन वी से दैट? yeah, we can say that. सो ठीक है, चलिए लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में आर्ट, ड्रीम और लिटरेचर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? क्यों आर्ट, ड्रीम और लिटरेचर काफी इसमें इफेक्टिव होता है इस पार्ट में, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करने के लिए? किससे पूछा है तूने? यहाँ पे अरे हम भाई, बोल सकते हैं कि एक सेकंड, एक Okay, सेकंड okay. सर। क्योंकि क्योंकि Yes. ये आर्ट लिटरेचर लिटरेचर ना, किसने, नवीन ने किसने जगह ना इसको 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 चेप दिया है उसमें पर्सनल कॉन्वर्सेशन। यार वैसे कहते हैं ना कि जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, सो बेसिकली ड्रीम्स क्या होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं कि जो भी हमारे अनकॉन्शियस में चल रहा होता है ना, वो ड्रीम्स के फॉर्मेट में बाहर निकल के आता है। तो ड्रीम्स की वजह से लाइक हमें काफी हेल्प मिलती है किसी भी इंडिविजुअल की साइकी समझने में कि उस लाइक उसके साथ क्या चल रहा है। सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ भी पे इस लाइक जैसे वो बात ड्रीम करता एनालिसिस है, के बारे में बात की थी। यहाँ पे जैसे बात करता है वो मिथ्स, जैसे तुम बोले मिथ्स, ड्रीम्स, हम्म, विजन, रिचुअल, न्यूरोटिक एंड साइकोटिक सिम्टम्स, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं आर्कीटाइप को दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि वो निकल के बाहर नहीं आते कि किसी ने जानबूझ के बाहर निकाला हो, लेकिन वो अनकॉन्शियस तरीके से, जैसे अब वो साइकोटिक बिहेवियर है या फिर हम्म, न्यूरोटिक बिहेवियर है या इवन ड्रीम्स में क्या देखेंगे वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो ड्रीम्स में से आ जाती है।
लेकिन कहाँ से आती है, डेटाबेस कहाँ है? तो वो वही बात कर रहा है कि दे आर एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन, अ पार्ट ऑफ आवर आर्कीटाइप। ये बहुत सारे आर्कीटाइप मिला के कलेक्टिव अनकॉन्शियस बन रहा है, तो किसी ना किसी आर्कीटाइप का पार्ट है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ही इज एक्चुअली लिंकिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। जैसे उसने जो अच्छा। बात की थी ड्रीम एनालिसिस और हाँ, फ्री या एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन, एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन। क्योंकि अदरवाइज अनकॉन्शियसनेस को एक्सेस करने का कोई और तरीका मतलब हमें लगता नहीं होगी। जितने भी लोग हैं सबने फाइनली इसी की बात की है। और आर्ट एक बड़ा ही पावरफुल तरीका है, क्योंकि आर्ट में क्या होता है कि हम जब बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके बाद मे बी ब्रॉडर फिगर हमारे पास होती है, लेकिन जो उसके अंदर की डिटेल होती है ना, वो ऑटोमेटिक निकल के बाहर आती है। ओके, सो यहाँ पे एक कार्ल जंग ने एक और बात बोली थी, और वो भी मैं कोट करता हूँ। आई थिंक इसके लिए बहुत रेलेवेंट होगा कि द फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड इनटू विच अ पर्सन इज born इज ऑलरेडी इनबॉर्न इन हिम एज अ वर्चुअल इमेज। सो काफी काफी रिलेटेड है। मतलब हमारे अंदर अगर जिस पार्ट में हम जन्म ले रहे हैं, वो एक्चुअली वो वर्ल्ड का पार्ट हमारे अंदर पहले से ही होता है ना, हमारे अंदर पहले से ही जन्म ले चुका होता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी आर्किटाइप्स को इंडिकेट कर रहा है वो। हाँ, एग्जैक्टली। तो अभी अभी जैसे नवीन ने मेंशन किया कि देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ आर्किटाइप्स एंड पर्सोना, शैडो एंड एनिमा एनिमस। सो बेसिकली ये क्या है, इनको क्रिएटिव वे में देखते हैं। व्हाट इज पर्सोना एंड हाउ कैन वी इलैबोरेट इट? क्या है पर्सोना? Persona basically like it's a kind of a mask that we wear in a public. So it is a part of our personality that we present to the world. अच्छा, तो बेसिकली हम जो शो करते हैं वो हम एक्चुअली होते नहीं है। तो मतलब हम जो शो कर रहे हैं वो हमारा पर्सोना है ना। हम जो एक हम एक मुखौटा पहन के दुनिया के सामने आते हैं, राइट? तो इट्स जैसे द आइडियल इसका एग्जांपल ये ले व्हाट वी सकते वांट टू हैं। बी। इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे अभी बैठ के यहाँ पे तू हमें पढ़ाने, हम वी आर डिस्कसिंग, सो लाइक वी हैव अ गुड इमेज ऑफ यू विच यू हैव क्रिएटेड, बट पर्सनली तेरी फैमिली वाले तुझे जानते हैं, मे बी तू ऐसा ना हो जैसे हमारे आगे बन रहा है। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, लाइक बेसिकली इट्स अ पब्लिक मास्क। हाँ, वी ऑल इसमें आर हम नॉट। ये स्लाइड में वो कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ स्लाइड। इसमें यस हाँ, सर। शेयर हाँ कर दीजिए। कार्ल जंग ने दिया, उसमें नाउ वी कैन सी कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रिंसिपल वंस की। तो उसमें से हमने नाउ पर्सोना, एनिमा एनिमस और शैडो, ये अपने आप में ही इंडिपेंडेंट सिस्टम बन जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो है ये इंडिपेंडेंट सिस्टम्स है, बट क्या है ये पर्सोना? इसको इसको कैसे हम लोग इलैबोरेट करेंगे? व्हाट इज पर्सोना? इसने बढ़िया बताया ना अपने नवीन ने कि जो एक मास्क है, बेसिकली इट इज अ मास्क विच इज अप्लाइड और मे बी एक्टिवेटेड एज पर सिचुएशन। जैसे इसने अच्छा एग्जांपल दिया कि हम सामने कुछ और कर रहे हैं, फिर प्राइवेट लाइफ में कुछ और है, पब्लिक लाइफ में कुछ और है। तो ये सब हमारे पर्सोना है जो एक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में एक्टिवेट होते हैं। ओके, ठीक है। तो ओके, सो इट इट कैन बी जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर नॉट दैट। सो पर्सोना जो है वो हमारे पर्सनालिटी का टाइप नहीं होता है क्या? कि जैसे हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हम एक्चुअल नहीं है? सिर्फ शैडो ही है जो हम एक्चुअल है? नहीं, शैडो भी एक्चुअल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि पर्सोना को ना इट इज नॉर्मली कंपेयर्ड विद फ्रॉइड्स सुपर ईगो। अच्छा, ओके। पर्सोना को फ्रॉइड के सुपर ईगो के साथ में कंपेयर किया जाता है। और जो जो शैडो है ना, वो तो डार्क पार्ट है कि शैडो इज कंपेयर्ड टू इड। हाँ, तो मतलब इड भी नहीं कह सकते अब उसको भी, और मतलब डार्क, जैसे कि अगर अगर कहीं पे रोशनी है तो उसका जो शैडो है वो शैडो है ना, बेसिकली हम। बेसिकली लाइक इन शैडो लाइक बेसिकली जित लाइक जो भी हमारे अनएक्सेप्टेबल और अनडिजायरेबल चीजें आती है ना, वो सारी हमारी शैडो में आ जाती है। ओके, तो ठीक तभी है। डार्क साइड ऑफ पर्सनालिटी है ना। ओके, सो इसको इसको हम एनिमल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग भी बोलते हैं। हाँ, यही बोलता है, एनिमल साइड ऑफ द हाँ, ह्यूमन नेचर। एनिमल साइड ऑफ द ह्यूमन नेचर। ओके, सो दैट इज व्हाट शैडो इज। अच्छा, चले, ये दोनों, बट ये दोनों मिलके ही हमारा एक पर्सनालिटी बनाता है ना।
अगर अगर हम शैडो को एक्नॉलेज ना करें, या हम अपने पर्सोना को एक्नॉलेज ना करें, या शैडो को ही सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस में आने दे, तो क्या ये सही होगा फॉर द सोसाइटी और फॉर अस? पर्सनैलिटी तो जो मैं ऐसे स्लाइड दिखा रखी है कि पर्सनैलिटी एज पर कार्ल युंग इन सब का आपस में इंटरेक्शन है और इसके बीच में है सेल्फ। तो अच्छा। उसका ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है पर्सोना और शैडो जो है। बहुत ही उसने मतलब देखा जाए तो फ्रॉइड ने बहुत सिंपल रखा था, इसने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेयर बाय लेयर ना पार्ट बाय पार्ट बना के उसको बहुत ही अच्छे से बताया उसने। तो पर्सोना और शैडो उसका बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, श्योर। ओके, सो अच्छा, फिर जो है इन्होंने बात की थी नेक्स्ट सिस्टम ऑफ आर्केटाइप, व्हिच वाज एनिमा एंड एनिमस। क्या है ये एनिमा एंड एनिमस? So basically, anima is the like unconscious feminine side of the male, and animus is the unconscious masculine side of woman. और ये लाइक दोनों में ही होती है, मेल और फीमेल दोनों में ही होती है। इसका एग्जांपल इसको ये ले। यस सर, इसको याद बताइए। करने के लिए मैंने कोड बनाया है कि एनिमा मतलब माँ इन माँ। मेल। तो उससे याद आता है कि मुझे लगा जो फीमेल वाला पार्ट जो मेल में है वो एनिमा है। और एनिमस उल्टा हो गया, मेल वाला पार्ट फीमेल में। फीमेल में। ओके, द जैसे फॉर मैस्कुलाइन एग्जांपल कैरेक्टर। जिनमें लाइक जिनमें शायद ये अनीमा ज्यादा होगा, मे बी जिन मेल्स में बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल तो बेसिकली जैसे लड़कियां जो होती है बेसिकली वो थोड़ी इमोशनल ज्यादा होती है, तो मे बी वो चीज लड़कों में भी हो सकती है, मे बी ज्यादा इमोशनल एक्चुअली यहाँ होंगे। पे वो क्या बोलता है कि साइंटिफिकली भी वो प्रूवन है कि भाई मेल में दोनों हार्मोन सिक्रेट होते हैं, फीमेल में भी दोनों हार्मोन सिक्रेट होते हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल के अंदर भी एक लेटेंट, अगर हम बायोलॉजिकली इफ यू सी कि हमारे सारे इमोशंस, हमारे सारे सबके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हार्मोन्स की है। अब अगर दोनों हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं और किसी वजह से मेल के अंदर फीमेल हार्मोन स्ट्रांग हो जाएगा तो उसमें फीमेल एक्टिविटीज फैमिली ज्यादा बढ़ ट्रेट आ जाएंगी। जाएंगे। नॉट इवन एक्टिविटीज की हम बात बाद में कर सकते हैं, बट वी कैन टॉक अबाउट फीचर्स कि बहुत से ऐसे जो फीमेल में ऑस्ट्रोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल में डेवलपमेंट के लिए। जब प्यूबर्टी आती है, अगर मेल में अगर वो हार्मोन ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो फिर तो उसकी जो फीचर्स हैं वो फीमेल जैसी बन जाएंगी। अब एक बार अच्छा। फीचर्स फीमेल जैसी बन गई तो फिर कहीं ना कहीं देखिए माइंड और बॉडी फॉलो ईच अदर। तो अब अगर फीचर्स फीमेल जैसी बन गई तो फिर ऑटोमेटिकली, इसीलिए वी सी जो हम थर्ड उसकी बात करते हैं क्या बोलते हैं उनको, थर्ड जो है थर्ड जेंडर, जो हम थर्ड थर्ड जेंडर, जेंडर की ओके, बात कर रहे ट्रांसजेंडर। हैं, दे आर विक्टिम्स ऑफ दिस रॉन्ग सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। ओके, सो ओके, बट यहाँ पे जो है इसकी इसकी वजह से हमने कई बार जैसे जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीमेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेल में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम हमारी जो सोसाइटी है वो उसको प्रमोट भी करती है। जैसे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को तो फीमेल में प्रमोट करेगी, बट मेल में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा, जैसे इम्पैथी हो गया, या और भी नहीं, जो दोनों या फेमाइन। दोनों जैसे रोना हो अभी हाँ। जाता है। अभी बड़ी अच्छी मूवी आई थी ना हाँ। उसकी, तापसी पन्नू की मूवी थी जिसमें पता चला कि उसके अंदर जो मेल, नॉर्मली ये चीज बाद में पता चली और अभी स्पोर्ट्स में अलाउ भी कर दी गई है कि जो नॉर्मली जो फीमेल एथलीट्स जो बहुत अच्छी होती हैं, दे हैव अ हायर हाँ, वो शेड एक्चुअली ऑफ एक एक टेस्टोस्टेरोन। रियल एथलीट के ऊपर स्टोरी थी ना। हाँ, स्टोरी बनाई थी तापसी पन्नू की, जो वो जिसको उसका करके उसको स्पोर्ट्स से काफी टाइम के लिए बाहर कर दिया गया था, जबकि बाहर कर दिया गया से था। जबकि जबकि सेम टेस्ट में जो फॉरेन में है वो अलाउ होती हैं। तो इंडिया में भी अभी आई थिंक दे हैव बीन अलाउड नाउ, बट शी बिकेम विक्टिम ऑफ इट। हम्म, उसको आई आई थिंक ये जो था ना, उसको उसको खेलने से रोक दिया गया था, बट वो इवेंचुअली मतलब फिर उसके नॉर्मली, बाद बाद में, हाँ, बाद में बाद में फिर अलाउ अलाउ कर की, शी दिया हैड टू गया। फाइट अ केस हाँ, एंड विन। हाँ, केस करके जीता उसने। बेसिकली बट मेरा पॉइंट था उसमें कि जो हम हार्मोन्स की बात कर रहे थे कि मेल हार्मोन्स आने से और फिर तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बहुत ही साइंटिफिकली साइकोलॉजिकल चीज बता रहा है कि बट ये जो है ये स्टिल ये होता है, और कार्ल युंग ने आई थिंक सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस किया था ना, कि हमारे में ये जो दो साइड्स होते हैं, दो है ना। साइड्स और हैं। और हाँ, ये भी मेरे हिसाब से अगर, या मतलब मैंने कहीं सुना होगा कि ये भी कहीं ना कहीं हिंदू मैथोलॉजी का ही असर है। यस, अगर हम वो शिव जी का शिव अगर एंड हम रूप पार्वती। देखें, हाँ, तो हाँ, वो हमारे यहाँ अर्धांगिनी का वर्ड ही अर्धनारेश्वर, यही है कि हमने अर्धनारेश्वर, यस। मेल और फीमेल को अलग किया और फिर इसलिए, तो कहीं हाँ, ना कहीं उसी का हाँ, एफेक्ट है ये।
हाँ, बट यहाँ पे भी ये जो वेस्टर्न सोसाइटी में हमने देखा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट, इसमें हम लोग फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स को इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेल में एम्पैथी अच्छी नहीं होती है ना, और क्या कहते हैं, इन आदमियों लोगों को रोना नहीं चाहिए, है ना, रोना इज अ टैबू। बट वेस्टर्न में क्यों सब जगह करते हैं, हम भी तो हाँ, करते ही वही है। वही मतलब ये राजस्थान और वहाँ हाँ चले जाओ, हाँ, हरियाणा नहीं ये चले तो जाओ, होता ही वहाँ है। पे अगर हाँ बच्चा अगर वो रो दिया तो फिर तो यही हम भी बोलते हैं कि हाँ लड़की है क्या रो रहा है तो। हाँ, वही 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 एग्जैक्टली वही वाला पॉइंट। तो तो बट वो बेसिकली जो रीजन ये होता है कि लाइक उनमें एस्ट्रोजन ज्यादा होते हैं लड़कों में, जो बेसिकली ऐसा बिहेव करते हैं। हम्म, अ, नहीं, आई थिंक एस्ट्रोजन सब में ज्यादा इक्वल अमाउंट में ही होता है। वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से वो फिर रिलीज होता है ना, मतलब कि जो जिस प्रैक्टिस में ज्यादा है उसकी वजह से उसमें जो है लेवल ऑफ एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज होगा। लाइक आई वाज हाँ टेलिंग कि है ना कि जो एग्जांपल की बात हो रही थी कि कुछ जब जब लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं और प्रोटीन्स हम्म, एक्स्ट्रा खाते हैं, हम्म, हाँ, उस टाइम पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं कि जिसके दे शुड बी अवेयर कि ये प्रोटीन जाके ऑस्ट्रोजन को ज्यादा सिक्रेट करता है। इस ग्लैंड तो को इफेक्ट करेगा और ये ग्लैंड ये हाँ सिक्रेट कर। हाँ, तो वो एक प्रॉब्लम आती है लोगों में कि बनने तो कहते बॉडी बिल्डर बन सकते हैं कुछ और। ओके, सो ठीक है, तो बट ये जो है ये एनिमा और एनिमस है ना, हमारा टू साइड्स, द मेल एंड द फीमेल साइड। एंड इसमें इसमें कार्ल यूंग का जो मेन रोल था वो आई थिंक इसको इक्वल वे में उसने एक्सप्रेस किया इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, है ना, कि मेल और फीमेल देयर इज नथिंग डिफरेंस, ये सबके अंदर होता है, बट वी ट्राई टू सप्रेस इट। सम चीजों को हम सप्रेस करते हैं और कुछ चीजों को हम एलिवेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फीमेल में हम चाहते हैं कि जो है ना मेल वाले वो मैस्कुलिनिटी एंड दे वांट, जो जो उसने एनिमा के बारे में बताया था, एनिमस के बारे में बताया था, वो बढ़े। सो बट लेकिन फेमाइन साइड को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, देखा ये जाए तो ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम्स। जिस टाइम पे बात कर हाँ रहा है उस हाँ टाइम पे हाँ ना, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हाँ ऐसी बात को साइंटिफिकली बोलना, मतलब ही हाँ इज अहेड ऑफ हिज टाइम एंड ही इज कन्विंस्ड कि व्हाटएवर ही इज सेइंग इज राइट। हाँ, ओके, लास्ट सो पार्ट इसका सेल्फ है, सेल्फ इज द सेल्फ, लास्ट पार्ट हाँ, सेल्फ कि वही हाँ लास्ट। सेल्फ। इस टॉपिक पे आते हैं। सो नवीन, सेल्फ के बारे में कुछ बोलेगा भी भाई तू, कुछ तो बोल। यार मैं सुन रहा हूँ ना, रुक तो जा, मुझे थोड़ा सा तो टाइम दे, एकदम ऐसे क्वेश्चन फेंक के मारता है तू। तो भाई तेरे को इन्वॉल्व नहीं करूंगा तो बोलेगा ही नहीं फिर। मैं रजा सर ही मैं बात करते रहेंगे। यार तो कुछ, सुन रहा हूँ मैं भी। अच्छा तो अभी बोलेगा तू एक सेल्फ सेकंड के दे बारे मैं। में? हाँ मैं बोल लूंगा सेल्फ क्या होता है भाई। ठीक है, हाँ चल ठीक है। ओके, सो सो अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है सेल्फ। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये सेल्फ क्या है। और आई थिंक ये तीनों पार्ट्स जो रजा सर ने भी बहुत अच्छा पीपीटी यहाँ पे लगाया हुआ है, सेल्फ इज द मिडिल पार्ट ऑफ अ पर्सन पर्सनालिटी, है ना, ये हम सो हमारा एक्चुअल सो सेल्फ क्या है। हाँ हाँ बेसिकली सेल्फ के बारे में इसने ही बोला कि सेल्फ इज आर्किटाइप, जो बेसिकली होलनेस और यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइक कि हम जो ना लाइक अपना बेस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। लाइक हम अपने ऑल लाइक अपनी सारी पर्सनैलिटी के जितने भी लाइक ऑल एक्सपर्ट, जितने भी हमारे एक्सपर्ट एस्पेक्ट हैं, उनको इंटीग्रेट करके एक बेस्ट निकालना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी का। इट्स ट्रू। अच्छा, इसमें इसमें इस सेल्फ को, जो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है मैस्लो का, हम्म। उससे उससे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, मतलब क्या ये दोनों सेम है, या इसने आई थिंक सेल्फ हुड की बात की थी, जो कार्ल यूंग की थ्योरी है, और इसमें जो इसने सेल्फ के बारे में बताया तो सेल्फ हुड के बारे में बताया। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से कितना डिफरेंट है, क्या ये दोनों सेम ही चीज है, वेरी मच सिमिलर? मेरे हिसाब से अलग है, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो वो तो एक स्टेज है। यहाँ पे जो सेल्फ है वो हमेशा अवेलेबल है। और बेसिकली इट इज द बैलेंसिंग पॉइंट, इसलिए वो बोल रहा है कि वो पर्सनैलिटी का मिड पॉइंट है, कि सारी चीजें अगर मैंने मैंने वही समझ के ये पीपीटी भी मतलब मैंने खुद ही बनाया है कि कहीं ना कहीं सबका इंटरेक्शन बन के जो फाइनल निकल के बाहर आ रहा है, जो सेंटर पॉइंट है वो है जो हमारा सेल्फ है। और उस सेल्फ को हम, जैसे नवीन ने बोला अभी कि एवरी वन वॉन्ट्स टू
हैज अ बिगर एस्पिरेशंस फॉर सेल्फ। कोई नहीं हम्म, चाहता कि हम जहाँ हैं वहीं रहें, हम उससे अच्छे बने, उससे बेटर बने। तो वो हमें सेल्फ हमें एक वो देता है। तो इसे बोलता है कि सेल्फ क्या है, लाइफ का गोल है। हम्म, गोल क्या है जो हम बनना चाहते हैं, वो क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमारे ह्यूमन बिहेवियर, हमारे कॉजेज, हमारी होलनेस, बेसिकली लाइफ में लाइक पर्पस दे देता है हमें, लाइक मीनिंग दे पर्पस देता दे है लाइफ देता है। का। या तो बेसिकली यहाँ पे जो सेल्फ है वो सेल्फ है जो दिन रात हमारे साथ घूम रहा है। वो जो सेल्फ है, अच्छा, एक्सलेशन वाला जो सेल्फ है, वो तो है कि भाई आप दुनिया से अलग हो गए, उसके बाद आप निकल लिए वो साइड में। एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज। हाँ हम्म, तो लेकिन हाँ मतलब मोक्ष, कंपैरिजन वाज गुड। एंड हम्म, इससे क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाते हैं। हम्म, ओके। सो वही वो वाला जो है वो मोक्ष वाला सीन हो गया है ना, कि मतलब हाँ इफ वी टॉक इन ह्यूमनिस्टिक वे, वो कि ना मोक्ष मिलेगा, या मैस्लोस के एस्पेक्ट में कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया, और बट उस यहाँ स्टेज पे जो पे ना, सेल्फ है वो, उस मैस्लो वाली स्टेज पे वहाँ कोई डेवलपमेंट थोड़ी हो रही है। हम्म, वहाँ ओके, तो लाइक तू यहाँ पे नॉर्मल चीजें डेवलपमेंट है। अचीव कर चुका है ना। वहाँ हम्म, पे तो सब कुछ छोड़ने की बात हो रही है। यहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे पर्पस ढूंढ रहे हैं। ठीक, ओके, एक्चुअली यहाँ पे बोलता है कि जो सेल्फ है यूंग के हिसाब से इट इज कल्बिनेशन ऑफ हिज इंटेंसिव स्टडीज ऑफ आर्किटाइप्स। मतलब बेसिकली ना उसने क्या किया कि सारे जितने उसने आर्किटाइप जो भी बनाए थे ना उसने, हम्म। उनको उनका एक जो पीक पॉइंट लेके आता है, तब वो बात करता है सेल्फ की कि जितने भी आर्किटाइप हैं वो कहीं ना कहीं उनका एक छोटा सा पार्ट सेल्फ में अवेलेबल होता है। ठीक है। सो ओके, सो तो ये जो है इसमें ये, इसमें और ईगो में क्या सिमिलरिटीज है? किसमें, सेल्फ और ईगो में? हाँ। सेल्फ सेल्फ आई थिंक सेल्फ जो है वो हमारे पूरे पर्सनालिटी का पार्ट है ना, इसमें ईड, ईगो, सुपर ईगो सब आ जाएगा। ईगो जो है वो तो फिर हमारे कॉन्शियसनेस का पार्ट है ना, बस सिर्फ नहीं एक्चुअली कॉन्शियसनेस। अगर देखा जाए तो अगर हम अगर फ्राइड की थ्योरी से कंपेयर करें इसको, हम्म। तो कहीं ना कहीं जो फ्राइड का ईगो था वो कार्ल युंग के सेल्फ के साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैच हो जाता है ये। लेकिन क्योंकि अच्छा, फ्राइड की जो थ्योरी है वो बहुत ही सिंपल है, वो हम्म, तीन तीन लेयर पे ही बात करती है और वैसे करके बहुत सिंपल है। इसकी हम्म, जो थ्योरी है हाँ वही, पर्सनैलिटी की कार्ल यंग की, वो काफी मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड हम्म, है और मोर प्रैक्टिकल है। सब इस एक दूसरे थ्योरी, से इंटरलिंक्ड है। हाँ अगर हम अभी हम आगे बात करेंगे कि हाँ, जब इसकी बुक पढ़ के मायर्स और ब्रिग्स ने अपना टेस्ट बनाया, है हम्म। ना, हाँ, तो वो आज वो सबसे पावरफुल और सबसे मोस्ट प्रिफर्ड पर्सनालिटी टेस्ट है। तो अच्छा, हाँ, इसके तो इस, हाँ, 16 पर्सनालिटी वाला जो टेस्ट है, 16 पर, मतलब 16 PF। 16 पर्सनालिटी वाला जो है, तो उसमें अगर हम देखें कि कार्ल यूंग की बुक पढ़ के ही, कार्ल यूंग ने कभी उसके बारे में बात नहीं की थी, लेकिन कार्ल यूंग की बुक को पढ़ा उन्होंने, मायर्स और ब्रिग्स ने, और उसको उस पूरी थ्योरी को कन्वर्ट किया एक प्रैक्टिकल फॉर्म में। तो दैट इज द पावर, मतलब उसकी पर्सनालिटी के डिजाइन का जो पावर है वो पता चलता है हमको कि, और काफी टाइम के बाद, ऐसा नहीं है कि उसके टाइम की बात थी, काफी टाइम के बाद उन्होंने इसको क्रिएट किया, उसको बनाया, और आज के टाइम में इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग का जो सिस्टम है। इतने बहुत से अवेलेबल हैं बट उसमें सबसे बेस्ट में काउंट होता है वो। सो ये जो बेसिकली तो ये द सेल्फ है, ये इट इज अ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस। हम्म, ये सबका पार्ट है, मतलब ये बहुत ही आई थिंक सेल्फ हम सेल्फ आई थिंक ये जब हम काफी एटीट्यूड्स इंटरलिंकिंग है और ना। यूंग की जब भी हम बात एटीट्यूड्स करते हैं, और हाँ, फंक्शन पढ़ लेंगे ना, हाँ, एटीट्यूड्स, फंक्शन और उसके बाद उनके इंटरप्ले भी हम्म। जब पढ़ लेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली वो कौन से सेल्फ की बात कर रहा है, क्योंकि वो इन सब का ही असर है। अगर तुम देखो यहाँ पे ना, अभी हमने सिर्फ एक ही कॉलम की बात की है, प्रिंसिपल वंस की बात की है, अभी हाँ, लेकिन एटीट्यूड्स, लेकिन फंक्शंस बचे लेकिन हुए भी। अगर अगर हम सेल्फ की बात करें तो ये सब कुछ मिलके बनता है ना, तो जो तो हमारा पर्सोना है, जो हमारा शेडो है, या जो सब एनिमा सब एनिमस सब सब है ना, सब सब कुछ एक साथ मिलके एक पर इंटरलिंकेज है। पर ये सारी चीजें तो अनकॉन्शियस लेवल पे है ना। जैसे पर्सोना है तो वी आर नॉट लाइक, जब भी मैं से कोई पब्लिक मास्क लगाते हैं तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट ना। तो हम्म, पर सेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग ना। नहीं नहीं सेल्फ नहीं, वो है, इस, देखो सेल्फ 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 जो है तुम्हारे सामने आया हुआ रिजल्ट है,
हाँ है ना, जो तुम्हारे सामने निकल के आया, लेकिन उसके निकलने के बहुत से रीजन है उसमें। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तुम्हारे अपने अकड़, है ना, तुम्हारी अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, हम्म, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है। तब निकल के नवीन जो सामने खड़ा होता है या हम खड़े होते हैं सामने, तो हम्म। हम खाली अपने ना ईगो और सुपर ईगो नहीं है, हम जो है बहुत कुछ है उसके साथ में। इसीलिए इस पर्सनालिटी थ्योरी की तभी इतनी मतलब पावर है उसका। ओके सो मेरे को जहां तक लगता है, हाँ नहीं ये तो है, साथ में इसमें जो इनका जो इंटरलिंकेज है, आई थिंक जब जब युंग ने इसके बारे में दिया तो युंग ज्यादा इंटरलिंकेज के बारे में बात करता है ना, कि हमारे जो इतने सारे फैक्टर्स है, जैसे मैं अगर अपने शेडो की बात करूं या पर्सोना की बात करूं, जब ये आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद ही हमारा एक सेल्फ क्रिएट होता है ना, कि जैसे हम किस तरह से बिहेव करते हैं। अगर मैं सिर्फ अपने पर्सोना को फॉलो करूंगा या अपने शेडो को फॉलो करूंगा, तो फिर मेरी जो पर्सनालिटी होगी वो काफी डिफरेंट होगी ना, और मेरे मेरे डिस्क्रिपेंसीज आएंगी मेरे सेल्फ के अंदर, क्योंकि मैं फिर एक्सेप्ट नहीं करूंगा अपने शेडो को, इफ आई एम जस्ट फॉलोइंग माय पर्सोना। हाँ, साइकोलॉजी, इसने बुक लिखी थी कार्ल जंग ने ना, ये साइकोलॉजी एंड एल्केमी। अनकॉन्शियस। अच्छा ओके। साइकोलॉजी एंड एल्केमी, उसमें इसने बोला कि ये जो सेल्फ है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स की यूनिटी है। जब उनको वही। आप यूनाइट करोगे तब निकल के आएगा सेल्फ आपका। So हाँ to check the like high, what is the high potential? So basically सारे aspects को integrate कर देते हैं, तभी राइट। तो like तभी तो self बाहर निकल के आएगा, जो भी like highest achievable self होगा किसी भी इंडिविजुअल का। हाँ हम तो जो ऑब्वियसली। है हाँ, हम तो जो है वो हैं, हाँ हर आदमी जो है वो है, लेकिन उसको वो समझाने जो के है लिए, वो बनाना, वो कौन बना रहा है, हाँ ऐसा वो हाँ कुछ वो है ना। वो समझाने के लिए ना, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये सब बनाए हुए थ्योरीज हैं। एक्चुअली तो हम तो जो है वो है। हम ही से डेवलप ये थ्योरी है। हाँ, बेसिकली ओके। ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट आ चुका है, बात उसके ठीक ऊपर है। चल रही है। ओके चलो चलो ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट पर्सनालिटी, Attitude, और उसके बाद हाँ एटीट्यूड पर्सनालिटी उसके attitude बारे and में function of thinking. हाँ ठीक है, तो इसके बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और अगर आप लोग भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस डिस्कशन में, तो मेल अस ऑन द मेल आईडी। आप अपने क्रीडेंशियल्स, अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स हमें मेल कर दीजिए। विल सी कि यू आर फिट और नॉट फॉर द डिस्कशन। ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन। वही वीडियो के आगे डिस्क्लेमर डालियो अगली बार से। Watch at your own risk. सही में ये अच्छा डिस्क्लेमर है। एक एक भेजना मेरे को फोटो, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ, वॉच एट योर ओन रिस्क। वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर योर वो लगाइयो, इस वीडियो में दिखाए गए सभी स्टंट देख रेख में हुए। कृपया घर पे कोशिश ट्राई ना करें। घर पे ना ट्राई करें। अच्छा चलो हमारी ठीक है। बताई भी कोई भी बात किसी भी वाइवा में कोट करने से पहले चेक कर लें। हाँ एक बार हाँ, सही बात है, ये लिखना चाहिए।